नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर। आज हम MA प्रवेश के भौतिक भूगोल विषय से जो समुद्री धाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। समुद्री धाराएं जैसे किसी समुद्र में एक दिशा में धीरे धीरे लंबे समय तक एक प्रवाह रूप में बहती है और उसके जो अनेक कारण जैसे वहाँ पवन है, पृथ्वी का घूर्णन बल है, तापमान है, लवणता है, पवने हैं, जल के अंदर ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि के कारण जो जो धाराओं का जो उद्गम होता है। कुछ धाराएं स्वतः ही जैसे उत्प्लावन अंतर्गत से आती है, जैसे आंतरिक नीचे से अपलिफ्टिंग के रूप में होती है। तो इस प्रकार जो धाराओं के अनेक कारण रहे हैं, लेकिन धाराओं में पृथ्वी का घूर्णन बल और वहाँ का तापमान और वहाँ की पवनों का बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है या अधिक योगदान होता है। अब जब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं वो किस तरीके से अपना एक सिस्टम तंत्र बनाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विषुवत रेखा के अंतर्गत अधिक तापमान के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। अधिक तापमान के कारण यहाँ पे जल गर्म हो जाता है। जब जल गर्म होता है तो वो उठता है और वो वहाँ से प्लान पवनों के साथ में तो जो उत्तरी विषुवत जो धारा है, उत्तरी विषुवत प्रशांत महासागर धारा है, वह मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती है। अभी अमेरिका के नीचे जो कैरिबियन सागरों से टकराने के पश्चात ऊपर की तरफ ओखोट्सक सागरों की तरफ प्रवाह कर जाती है और ये प्रवाह करने के बाद में ये धाराएं उसके अंदर ऊपर ओखोट्सक की जो धारा है वो इसमें आगे टकराती है और ये टकराने के कारण यहाँ पे कोहरे की स्थिति बन जाती है। ये मत्स्य पालन के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि जापान द्वीप के साथ साथ ही निकलती है। क्योंकि ये धाराएं पश्चिमी अमेरिका के तटों के पास जब टकराती है तो अलास्का की धारा है जो ठंडी धारा रूप में हो जाती है। तो नीचे जब ये धारा कैलिफोर्निया की धारा है तो वापस पुनः ठंडी होती है और इसमें उत्तरी विषुवत धारा के रूप में समाये। इस प्रकार एक धाराओं का तंत्र बन गया है। इनके बीच में एक सारगेसो जो है अटलांटिक महासागर में इसके बीच के क्षेत्र में पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति नहीं बनती है। दूसरी तरफ इसकी जो दक्षिणी धारा है, करंट है, वह दक्षिणी विषुवत धारा के रूप में जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो गर्म धारा से संपर्क करती हुई दक्षिण प्रशांत महासागर धारा और अन्य पुनः दक्षिण अमेरिका के हम्बोल्ट की ठंडी धारा या पेरू को ठंडी धारा या वेग धारा को प्रभावित करते हुए मतलब एल नीनो की धारा का रूप धारा। एल नीनो की धारा क्या होती है कि वहाँ का जो तापमान उसको थोड़ा सा अधिक कर देती है, बढ़ा देती है समुद्री तापमान को। ये सब धाराएं होगी। अब दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर की धाराएं, लैब्राडोर की धाराएं जैसे, तो इसका भी एक अपने आप में एक वही उत्तरी विषुवत धारा बहती हुई अंटार्कटिका गर्म धाराएं है ना, और फ्लोरिडा की धाराओं को होते हुए गल्फ स्ट्रीम की धाराओं के रूप में बहती हुई उत्तरी अटलांटिक अपवाह के रूप में कनारे की ठंडी धारा के रूप में इसमें मिली। लेकिन इसके मध्य हम देखेंगे कि सारगेसो नामक एक शांत घास और सारगेसो नामक एक क्षेत्र पाया जाएगा जो कि शांत घास है जिसमें हटाने बहुत नुकसानदायक होता है। दक्षिणी विषुवत धाराएं जो है नीचे ब्राज़ील की धारा से टकरा के फाकलैंड और दक्षिण अटलांटिक धारा के रूप में बहती हुई बेगुलाई ठंडी धारा का प्रवाह करते हुए प्रवाहित होती है। इस प्रकार और अटलांटिक और साथ ही इसको यूँ कहेंगे कि हम हिंद महासागर की धाराओं में मानसूनी, उत्तरी मानसूनी, दक्षिणी मानसूनी और उसमें ये अटलांटिक गर्म जल धारा जैसे मालागासी और अगुराज की धाराओं के रूप में बहती है। मानसून पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। साथ ही इसमें ये देखेंगे कि ओशियन जो डिपॉजिट है, ओशियन डिपॉजिट समुद्री निक्षेप, तो इसमें समुद्री निक्षेप में स्थलजात पदार्थ होते हैं जिसके टेरेनियर्स, जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। जैसे स्थलजात में जैसे बजरी, रेत पदार्थ है ना, तो इसमें नीला, लाल जो होते हैं। हम देख लें कि डिपॉजिट क्या है। अवसाद विभिन्न प्रकार के पदार्थों के माध्यम से, कारकों के माध्यम से जब समुद्री जो सतह है उसमें विभिन्न प्रकार के अवसाद सेडिमेंटेशन जो हो जाता है कि सेडिमेंट जो का पदार्थ हैं छोटे छोटे, उनका जमा होना, वही ओशियन समुद्रों महासागरों में निक्षेप होता है और वो निक्षेप ही महासागर निक्षेप कहलाता है। रेड क्ले, लाल मृत्तिका ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेपों से को RC रेड क्ले कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि विभिन्न जैसे कलंदर, बोल्डर 2.56 mm, कोबल
पावेल और ग्रेन्यूल। साथ इसमें कुछ मड होते हैं जो पंख, जो बहुत ही महीन कण, जैसे कि 1/32 से 1/81 बावन mm तक के संपूर्ण महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है। जब फिर इसमें क्या है कि पैलियोजिक डिपॉजिट होते हैं। पैलियोजिक शब्द की उत्पत्ति भाषा पैलियोजिक यानी अर्थ होता है समुद्र। अब जैसे इसमें जैविक और अजैविक है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे सिलिका और चूना, तो सिलिका जैसे जो है अधिक गहराई में होते हैं क्योंकि सिलिका जल्दी से पिघलती नहीं है। तो इसमें जैसे डाइटम 6.4 और रेडियो लेरिजिन 3.4% है। साथ ही जो कैलकेरियस है चूना प्रधान है, इसमें टेरोपोड और ग्लोबिजेरिना। तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक जो मात्रा है जैविकों की वो है ग्लेबिजोरन की, और जो सबसे अधिक गहराई है वह होती है रेडियो लेरियन यानी कि सिलिका की। हाँ, इस तरीके से। अब जब गहराई के अनुसार जैसे जब निक्षेपों को जब साथ ही जो इनऑर्गेनिक है इसमें लाल मिट्टी का उल्का, लाल मिट्टी का 36%, लगभग 36% सर्वाधिक विस्तृत बेजोरिक निक्षेप है क्ले। और गहराई के अनुसार जो निक्षेप में जैसे लिट्रोल डिपॉजिट, शैलो, बेथेल और एबेसेल, गंभीर गहरे एबेसेल डिपॉजिट। तो ये जो निक्षेप हैं ये समुद्र के विभिन्न जीव जंतु, स्थलाकृति, पेड़ पौधे है ना, विभिन्न कारक होते हैं इनके जो वहाँ जमा होते रहते हैं धीरे धीरे, और इनके आने वाले समय में कुछ इनके लाभ कुछ इनके हानिकारक दोनों ही प्रकार के कारक के प्रभाव से दुष्परिणाम इसमें दिखाई देते हैं। तो नमस्कार।